गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आवेशन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने आवेश के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी कि आवेश की खोज कैसे हुई और आवेश कितने प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार चालक और कुचालक या विद्युत रोधी किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो आवेश को खुद में से या अपने अंदर से प्रवाहित कर सकते हैं, उसे हम सुचालक या चालक कहते हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ जो खुद में से या स्वयं में से आवेशों का स्थानांतरण नहीं कर सकते, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत बहुत कम होती है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश है वो जब उनकी संख्या ही बहुत कम रहेगी तो वो विद्युत धारा का प्रवाहन नहीं कर सकते और इसीलिए हम उन्हें कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। आज हम आवेशन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आवेशन की दो विधियां होती है, चालन द्वारा और दूसरी है प्रेरण द्वारा। चालन को हम कंडक्शन और प्रेरण को हम इंडक्शन कहते हैं। अब चालन द्वारा आवेशित कैसे किया जाता है हम वो समझेंगे। हमें पता है कि जितनी भी धातुएं होती है वो ऊष्मा और विद्युत की चालक होती है, यानी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, जिसके कारण आवेश का प्रवाह हो सकता है और विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो यहाँ हम एक धातु का गोला लेते हैं और उस धातु के गोले के पास हम पहले किसी भी कांच की छड़ को किसी रेशम से रगड़ के जब लाते हैं तो वो कांच की छड़ पे क्या हो जाता है, धन आवेश आ जाता है। और वही धन आवेशित या हम कह सकते हैं कि कांच की आवेशित छड़ को जैसे ही हम किसी धातु के गोले के पास ले जाते हैं तो वो धातु का गोला भी आवेशित हो जाता है। मतलब अगर हमने धनावेशित छड़ को इस धातु के गोले के पास लाए तो इसे टच करने से ये जितने भी आवेश है, ये अगर धनावेशित छड़ होगी तो धातु का गोला भी धनावेशित हो जाता है और ऋणावेशित छड़ होगी तो धातु का गोला भी ऋणावेशित हो जाता है। ये धातु का गोला है और ये कुचालक स्टैंड है, यानी आवेश सिर्फ ऊपर गोले तक ही रहेंगे। कुचालक होने के कारण आवेश का स्थानांतरण नीचे की ओर नहीं होगा। अब ये जो गोला है ये भी आवेशित हो गया। इसी मेथड को, इसी प्रक्रिया को हम चालन कहते हैं। चालन का मतलब होता है जब कोई आवेश किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में कांटेक्ट बनाने के कारण या एक दूसरे से जुड़ने के कारण स्थानांतरित हो जाता है, तो ऐसी विधि को हम चालन कहते हैं। यानी कि चालन में हमेशा एक वस्तु का स्पर्श दूसरी वस्तु से कराया जाता है, जिसके कारण आवेश प्रवाह होता है और दूसरी वस्तु भी आवेशित हो जाती है। चालन में एक ही प्रकार का आवेश होता है, मतलब जिस आवेशित छड़ को अगर आप पास में ला रहे हैं मतलब वो धनात्मक है, तो जो आवेश दूसरी वस्तु पर आएगा वो भी धनात्मक आएगा। अगर ये ऋणात्मक छड़ होगी तो ये भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यानी कि समान प्रकार के आवेश से आवेशित होती है। ठीक है, और एक बार यह आवेशित हो गई तो इस छड़ को जब आप अलग कर लेंगे तो भी दोनों ही आवेशित रहते हैं। ये भी आवेशित होगा, ऐसा नहीं होगा कि छड़ को अलग कर लिया आपने फिर से तो ये सारे आवेश चले गए। ये आवेश वहीं पर रहेंगे और ये आवेश भी वहीं पर होंगे। तो एक बार स्पर्श कराने से दोनों आवेशित हो जाएगी और दोनों को अलग करने से भी दोनों आवेशित ही रहेगी। अब हम दूसरी मेथड पढ़ते हैं प्रेरण द्वारा। प्रेरण में क्या होता है, एक धातु का जो गोला है उसे कुचालक स्टैंड पर अगर हम रखें और एक आवेशित छड़ को इसके पास लाया जाए, लेकिन याद रखिए प्रेरण का मतलब होता है इंडक्शन। इसका मतलब है कि हम दो वस्तुओं का स्पर्श किए बिना ही एक वस्तु से आवेश को दूसरी वस्तु तक स्थानांतरित न करते हुए भी दोनों को आवेशित कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम प्रेरण में वस्तु को दूसरी वस्तु से स्पर्श नहीं करवाते हैं और न करवाने के बाद भी हम दूसरी वस्तु पर आवेश उत्पन्न कर लेते हैं। किस प्रकार, सपोज करिए कि ये जो धनावेशित छड़ है जिसके ऊपर चारों तरफ क्या है, धनावेश है,
इसको हम इसके पास या लाया जाता है जब धातु के गोले के, तो इस धातु के गोले पर जो आवेश है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों बराबर संख्या में। हमें पता है कि कोई भी वस्तु जो उदासीन है, इसका मतलब है उन पर धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या बराबर होती है। अभी इस गोले के अंदर जितने भी परमाणु हैं उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी। यहाँ पर अभी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं, बहुत होंगे तो भी बहुत नगण्य होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो धन आवेश और ऋण आवेश जो दोनों हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे ही धन आवेश इसके पास लाया जाता है तो इस गोले के ऊपर उपस्थित जितने भी ऋण आवेश है वो सब इस धन आवेश की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। लेकिन स्पर्श न होने के कारण केवल वो ऋण आवेश एक जगह इस तरफ, इस छड़ के इस तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, और इस पर जो धनावेश है इसके कारण इस गोले के अंदर जो धनावेश होंगे वो इस धनावेश के कारण प्रतिकर्षित होते हैं और वो इस गोले के दूसरी तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। तो आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरह हो जाता है कि ऋण आवेश धन आवेश से आकर्षित होने के कारण इस गोले के एक आधे हिस्से में जिस तरफ छड़े उस तरफ इकट्ठित हो जाते हैं, और धन आवेश इससे प्रतिकर्षित होने के कारण दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये धन आवेश जो रहेगा उसे हम अगर अर्थिंग कर दे, यानी कि इसे हम अगर धरती से जोड़ दे, तो जितना भी धन आवेश है ये इससे प्रतिकर्षित होने के कारण हमेशा दूर भागेगा, और इस तरफ इसका कनेक्शन देने से सारा धनावेश इस तरफ अर्थिंग हो जाता है। इस प्रकार ये छड़ तो धनात्मक रहेगी और ये धातु का गोला ऋणात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार प्रेरण विधि द्वारा हम आवेश, एक आवेशित वस्तु से दूसरी अनावेशित वस्तु को भी आवेशित कर सकते हैं। लेकिन इसमें, चालन में और इसमें अंतर क्या है? चालन में हम दो वस्तु का स्पर्श करवाते हैं, प्रेरण में हम वस्तु का स्पर्श नहीं करवाते हैं, और ये चालन में दोनों आवेशित वस्तु समान प्रकार के आवेश से आवेशित होती है। मतलब जिस प्रकार की छड़ में आवेश होगा वही धातु के गोले पर आवेश होगा, जबकि प्रेरण में जो छड़ आवेशित होती है उसका बिल्कुल विपरीत आवेश से वो दूसरी वस्तु या धातु का गोला आवेशित होता है। और यहाँ पर ये जो ऋण आवेश है, अगर मैं इसे अर्थिंग ना करूं तो ये जो ऋण आवेश है, ये ऋण आवेश तब तक ही यहाँ पर इसकी तरफ एकत्रित होगा जब तक ये छड़ इसके पास है। जैसे ही मैं छड़ को दूर ले जाती हूँ ये वस्तु पुनः अनावेशित हो जाती है, उदासीन हो जाएगी। और यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अगर आपने आवेश का स्थानांतरण कर दिया है तो जब आप इन दोनों को अलग करेंगे तो भी दोनों आवेशित रहेंगे, लेकिन जब आप इन दोनों को अलग करेंगे तो फिर ये आवेशित, केवल छड़ आवेशित रहेगी और ये फिर से अनावेशित हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेरण विधि मतलब बिना स्पर्श किए भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु को आवेशित करना, और चालन विधि मतलब वस्तु को स्पर्श कराकर एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण करना। ठीक है, तो ये प्रेरण और चालन विधि को आप अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद आवेश के संबंध में कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। मतलब आवेश सदैव चालक की बाहरी सतह पर ही होता है। यानी कोई वस्तु है, अगर ये कोई सपोज कीजिए कोई गोला है या कोई बंद सरफेस है, तो आवेश हमेशा इसकी सतह पर रहेगा। किसी भी वस्तु की कहाँ रहेगा? सतह पर होता है। जैसे मैंने धातु के गोले बताए, तो ये जो मैंने आवेश को बनाया ना, ये आवेश कहाँ रहेगा? हमेशा धातु की सतह पर होगा। दूसरा है खोखले चालक के अंदर कोई आवेश प्रवेश नहीं करेगा। मतलब मान लो ये कोई गोला है या कोई बेलनाकार संरचना है, ठीक है, तो ये कोई भी खोखली संरचना के अंदर आवेश कभी भी प्रवाह नहीं करेगा। हमेशा आवेश कहाँ रहेगा? उसकी सतह पर ही रहेगा। ठीक है, फिर एक समान आवेशित खोखले चालक, मतलब कोई गोला है जिस पर एक समान आवेश है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। इस टर्म को हम जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे तब हम इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आवेश
कैसी राशि है? अदिश राशि होता है। आवेश कैसी राशि है? अदिश। अदिश राशि का मतलब आपको पता है, अदिश का मतलब होता है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। कभी भी अदिश राशि में क्या होता है? सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ठीक है। उसके अलावा आवेश को हम कूलाम यूनिट या इकाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि कूलाम ने इसकी खोज की थी और इसकी यूनिट रखेंगे हम कूलाम। ठीक है, याद रखिएगा, आवेश की जो इकाई होती है जिसे मापा जाता है उसे हम कूलाम कहते हैं। इसे हम क्यू द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मैं कहूँगी 5 कूलाम आवेश, तो 5Q इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। अब अगर वो धनात्मक होगा तो आगे प्लस चिन्ह लगाया जाता है, और ऋणात्मक होता है तो माइनस चिन्ह लगाया जाता है। जैसे ऋण आवेश की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे 2 कूलाम, और धन आवेश की बात करें तो 5 कूलाम। ठीक है। तो कूलाम क्या होगा? आवेश की इकाई होगी। ठीक है। अब आवेश कैसे निकला है तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है? किसी प्रत्येक इकाई सेकंड के अंदर प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा। यानी कि अगर हम विमीय सूत्र की बात करें जो आप 11th में देख चुके हैं, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा? Q = I × T, और Q = I के लिए हम एम्पियर यूनिट लगाते हैं और टाइम के लिए हम T लगाते हैं। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा? m0, यहाँ द्रव्यमान 0 है, लंबाई 0 है, A और T ये आवेश का विमीय सूत्र है, और आवेश की इकाई होती है कूलाम। आवेश की इकाई क्या होगी? कूलाम। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब हम आवेश के संबंध में 3 नियमों को पढ़ेंगे। पहला नियम है आपका आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण का मतलब होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे हम आवेश संरक्षण कहते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा, यहाँ पर हमने आवेश उत्पन्न किया, लेकिन यह आवेश कहीं से नया नहीं है। ये इसी गोले के अंदर जो उदासीन था, मतलब धनावेश ऋणावेश बराबर थे, वहीं से ये उत्पन्न हुआ है। मतलब हमने इसे फिर से नया नहीं बनाया। तो संरक्षण वर्ड जहां भी आप सुने, इसका मतलब होता है कि ना तो वो चीज बनती है, ना चीज वो नष्ट होती है। जैसे आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, तो ऊर्जा संरक्षण का मतलब होता है ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है, केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाता है। उसी तरह आवेश संरक्षण में किसी भी निकाय में, मान लो ये निकाय है या ये वाला निकाय है, इन दोनों में ही आवेश कभी भी न तो बनता है और न ही नष्ट होता है। केवल जो पहले से है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन के एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होने के कारण ही उन पर धनावेश या ऋणावेश आता है। जबकि ऐसा नहीं कहेंगे हम कि नया आवेश उत्पन्न हो गया या नई वो, या फिर जो पुराना था वो नष्ट हो गया। ठीक है, इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि जब कांच की छड़ को अपन ने रेशम पर रगड़ा था, तो जितना भी धन आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न हुआ था, उतना ही ऋणावेश रेशम के ऊपर आया होगा। मतलब ये प्लस, ये कांच की छड़ है, इसको एक रेशम के कपड़े से रगड़ा था, तो धन आवेश जितना यहाँ पर इकट्ठा हुआ है कांच की छड़ पर, उतना ही समान मात्रा में यहाँ पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। यहाँ कोई नया, इस प्रक्रिया में कोई नया आवेश नहीं बना। पहले से इनके परमाणुओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे, पहले से जो आवेश थे, वही आवेशों का स्थानांतरण हुआ है। बस नया आवेश न तो बना है और न ही इस प्रक्रिया में कोई नया आवेश मतलब जो पुराना आवेश था वो नष्ट हुआ होगा। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा कि पहला नियम क्या है हमारा? आवेश का संरक्षण, यानी आवेश को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही इसे हम नष्ट कर सकते हैं। दूसरा है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब होता है कि पूरी प्रकृति में हमेशा आवेश जो रहता है एक निश्चित मान होता है उसका, और एक निश्चित मान का पूर्ण गुणज होता है।
यानी हम अगर ये देखें कि आवेश की जो क्वांटम प्रकृति है, या फिर हम कहें कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो इसका मतलब होता है कि आवेश का एक निश्चित मान या फिर उसका पूर्ण गुणज होना। इस प्रकृति में जहाँ जहाँ भी आवेश उपलब्ध है या जहाँ पर भी आवेश होता है, वो आवेश हमेशा किसी न किसी एक फिक्स संख्या या नंबर का मल्टीपल या पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि मल्टीपल या पूर्ण गुणज किसका होगा। हमने कहा कि एक फिक्स्ड नंबर या एक पूर्ण संख्या का ही गुणज पाया जाएगा। तो वो कैसे पता चलेगा, तो हम ये देखेंगे कि वो फिक्स्ड संख्या या नंबर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश पाया जाता है उसके बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जितना आवेश पाया जाएगा, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर, याद रखिएगा, वही न्यूनतम आवेश ही एक फिक्स्ड नंबर के रूप में जाना जाएगा कि इससे कम आवेश नहीं हो सकता इस प्रकृति में, और जो भी आवेश उससे ज़्यादा भी हुआ तो वो उसका हमेशा गुणज या मल्टीपल ही होगा। और इस नियम को हम Q = n ± ne के द्वारा दर्शाएंगे। E मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और n मतलब जो भी उसका गुणज होगा, और Q मतलब आवेश। आवेश मतलब जिस भी वस्तु पर ये उपलब्ध है तो वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन का ही पूर्ण गुणज होगी। इसे हम फिर से समझेंगे। आवेश संरक्षण का नियम जो आप समझ चुके हैं, और दूसरा है आवेश का क्वांटीकरण Q = ± ne। प्लस माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा उसका ही मल्टीपल चार्ज हमेशा किसी वस्तु पर रहेगा, यानी कम से कम अगर किसी वस्तु पर चार्ज होगा तो वो होगा Q = ±E। अगर जो भी उससे ज़्यादा चार्ज होगा तो Q = ±2E, उससे ज़्यादा होगा तो Q = ±3E, यानी कि किसी भी वस्तु पर जो भी चार्ज पाया जाएगा वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही गुणज होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, जो आप पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में, -1.6 × 10⁻⁻19। ये माइनस हमने इलेक्ट्रॉन के लिए लगाया है। प्रोटॉन पर चार्ज की बात करेंगे तो प्लस लगाया जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो माइनस लगाया जाएगा। जबकि किसी एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस पूरे प्रकृति में, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर चार्ज कहीं पर है तो उस चार्ज का मिनिमम अमाउंट या मात्रा जो होगी वो हमेशा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगी। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है तो हम माइनस लगाएंगे, और एक प्रोटॉन का चार्ज की बात करेंगे तो प्लस लगाएंगे। इसके अलावा इससे ज़्यादा, ये तो हमने सबसे न्यूनतम आवेश की बात की है, चार्ज मतलब आवेश, सबसे न्यूनतम आवेश अगर प्रकृति में कहीं होगा तो वो ये होगा, और इससे ज़्यादा की बात करें तो वो हमेशा इसका मल्टीपल होगा। यानी कि 2 का मल्टीप्लाई अगर 1.6 × 10⁻⁻19 में करेंगे तो क्या होगा, 3.2 × 10⁻⁻19। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 × 10⁻⁻19। अब प्लस माइनस मतलब एक ऋण आवेश या धनावेश जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि क्या किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा संभव है, और उसमें से आपको अगर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि 8.0 × 10⁻⁻19, दूसरा है 2.26 × 10⁻⁻19, और तीसरा है 4.7 × 10⁻⁻19, या चौथा है 6.9 × 10⁻⁻19। तो कोई भी धन आवेश या ऋण आवेश किसी वस्तु पर अगर संभव है तो इन चारों में से क्या हो सकता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर 2.26 1.6 का गुणज नहीं है, ये 4.7 भी 1.6 का गुणज नहीं है,
6.9 भी 1.6 का कोई गुणज नहीं है। तो आपको कैसे देखना है, 8.6 यानी कि 1.6 में अगर मैं कोई 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 8.0। यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा कि किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा संभव हो सकती है। इन चारों में से कौन सा आवेश किसी भी वस्तु पर संभव हो सकता है, 8.0। क्यों, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश था -1.6 × 10⁻19 का गुणज है। ठीक है, तो इस तरह इस नियम को हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। यानी कि इससे हमने ये निर्धारित किया कि प्रकृति में जहाँ भी आवेश होगा वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा उसका ही गुणज पाया जाएगा, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे Q = ±NE। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप वीडियो देखने के बाद भी कमेंट कर सकते हैं। नाउ तीसरा नियम है जो आवेश का अदिश राशि के नियम में जो हमने पढ़ा था कि आवेश का योग तथा ऋण दोनों ही संभव है। धन करना यानी कि जोड़ना या घटाना दोनों संभव है। हमने पढ़ा है कि अदिश राशि का जो गणित होता है, गणितीय योग और ऋण, वो हमेशा नॉर्मल जो हमारा मैथ्स होता है, बीजगणित होता है, उसके जैसा ही होता है। सदिशों में हम जोड़ घटाव गुणा भाग अलग तरीके से करते हैं, जबकि अदिश राशि में जोड़ घटाव गुणा भाग हमेशा सामान्य बीजगणितीय योग या गुणा या भाग या ऋण के बराबर होता है। यानी कि तीसरा नियम जो हमारा आवेश का है वो है कि आवेश को हम सामान्य बीजगणितीय योग नियम तथा ऋण नियम से जोड़ घटाव कर सकते हैं। मतलब अगर 3 कूलम आवेश है उसको हमें 5 कूलम आवेश से हल करना है तो इसका उत्तर सामान्य बीजगणितीय योग के बराबर होगा। कैसे, हमें पता है धन माइनस यानी प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 5 कूलम में से 3 कूलम आवेश गया तो कितना बचेगा, 2 कूलम आवेश बचेगा। बड़ी संख्या धन की यानी धनात्मक 2 कूलम आवेश बचता है। अब आप इस तरह से कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 7 कूलम माइनस 6 कूलम, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो माइनस का 13 कूलम आवेश होगा। ठीक है, तो इस तरह सामान्य बीजगणितीय योग तथा ऋण से हम कूलम या आवेश को जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, अब इसी से मैं आपको एक बात, ये पहला नियम जो है आवेश संरक्षण का, उसी को रिपीट करती हूँ। मान लीजिए कि कोई प्रोसेस है जिसमें 2 बॉल है, हम ये कहेंगे एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर कुछ बॉल हमने रख दी और उस बॉल पर एक पर आवेश था 7 कूलम, -7 कूलम और 6 कूलम था। ठीक है, दूसरी बॉल पर जो आवेश था वो -5 कूलम और +4 कूलम था। ठीक है, तीसरी बॉल पर जो आवेश था उसकी सतह पर +3 कूलम -2 कूलम होगा। अब ये अभिक्रिया जब कंप्लीट हुई, या हमने एक बॉक्स के अंदर बॉल को शफल किया, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आप आवेश के संरक्षण को अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, अब सपोज कीजिए इस बॉक्स को मैंने शफल कर दिया। ठीक है, और जैसे ही इसे ये जो बॉल है ये सारी अपनी प्लेस को छोड़ चुकी है, मतलब कई बार इनके बीच में क्या हो गया है, कॉलिजन हुआ, टकराई है ये आपस में, और जब प्रोसेस हुई तो ये 3 बॉल हमें इस तरह से मिली। ठीक है, तो अब इस पर टोटल आवेश कितना होगा ये हम देखेंगे। तो ये -7 कूलम और ये माइनस +5 कूलम, मतलब सॉरी प्लस होगा लेकिन माइनस का साइन लगेगा, तो -12 कूलम और -2 कूलम, -12 और 2 -14, -14 और -4 -18, -18 में से +3 गया तो कितना बचेगा, -15, और फिर +1 कूलम गया तो -14 बचा। यानी कि इसका टोटल जब हमने इसे शेक नहीं किया था उससे पहले ये -14 कूलम थी। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरीके से मिल जाए अगली बार, 8 कूलम +5 कूलम -1 कूलम, ठीक है,
कुछ इस तरह से मिल जाए। तो शेक करने के बाद आपने तीनों बॉल पर कुछ इस तरह से चार्ज देखे, तो शेक करने के पहले भी -14 था और शेक करने के बाद कितना हुआ, तो 8 और 7 15 में से 1 कूलम माइनस हुआ, तो हम यहाँ पर इसे माइनस का ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए और इसे प्लस का ले लेते हैं। कितना बचा, -14 कूलम। यानी कि आवेश संरक्षण का नियम यही समझाता है कि किसी भी अभिक्रिया या प्रक्रिया में आप जब भी किसी आवेश को जो शुरुआत से लेते हैं वो हर एक बॉल पर आवेश भले ही चेंज हो चुका है लेकिन उसका जो कुल योग है वो बराबर होता है। मतलब आवेश ना तो बना इस अभिक्रिया में और न ही नष्ट हुआ, जितना था उतना ही रहा, लेकिन अभिक्रिया के फलस्वरूप उसमें कुछ न कुछ चार्ज की जो काउंटिंग थी वो चेंज हो सकती है, पर आवेश कभी भी नष्ट या उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ये आपने आवेश के 3 नियमों को अच्छे से पढ़ा। पहला नियम संरक्षण का नियम था, दूसरा है क्वांटीकरण का नियम है, और तीसरा है नॉर्मल या सामान्य बीजगणितीय योग तथा घटाव या ऋण का नियम। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही समझेंगे। अब हम कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो कूलाम का नियम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है, कूलाम है, और कूलाम को हम C संकेत से दर्शाते हैं। कैपिटल C बनाकर आप कूलाम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आपको जहां भी Q दिख जाए, तो Q आप आवेश के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जब आपको इकाई लगानी है, ये जो मैंने लिखा था ना, Q की इकाई क्या, मतलब आवेश की इकाई क्या है, कूलाम है। अब आप कूलाम ना भी लिखकर केवल C लगा देते हैं तो वो भी क्या होगा, उसकी इकाई ही माना जाएगा। मतलब हम कूलाम को कैपिटल C से पढ़ेंगे। ठीक है, अब मुझे अगर आवेश की बात करनी है 5 कूलाम आवेश, तो मैं 5 कूलाम ना लगाते हुए क्या लगाऊंगी, C, 5C। ठीक है, 6C, इस तरीके से लिखूंगी। अब कूलाम ने क्या किया था, 2 सजातीय आवेश के बीच में ये समझाया था कि प्रतिकर्षण होता है, सजातीय मतलब एक जैसे, और विजातीय मतलब 2 अलग अलग है, उनके बीच में आकर्षण होता है। और इसका परिमाण ज्ञात करना था कि टोटल क्या होता है। इसके लिए कूलाम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक नियम दिया था। क्या दिया था कि कोई भी 2 बिंदु आवेश, बिंदु मतलब बहुत छोटे आवेश, माइनर, सबसे माइनर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।